इस वीडियो के अंदर हम 5 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे जिनके अंदर पिछले महीने मार्च के मंथ में सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्टर्स ने डाला है। मतलब इतने सारे जो ये 1000-2000 म्यूचुअल फंड्स हैं और 500-600-700 जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं, उन सब में सबसे ज्यादा पैसा इन्हीं 5 म्यूचुअल फंड्स के अंदर डाला गया है। कौन से म्यूचुअल फंड्स अच्छे हैं, कौन से नहीं है, कौन से आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए, ये इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। और आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो इनके अंदर, डेफिनेटली पॉपुलर फंड से तभी तो सबसे ज्यादा पैसा जा रहा है। तो सोच रहे हो या फिर आपके पोर्टफोलियो में है तो सही है या गलत है, ये पूरा क्लियर हो जाएगा ये वीडियो खत्म होते होते। तो पूरा वीडियो देखना, पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले नंबर 5 पे हमारे पास आ जाता है कोटक का मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। कोटक के मल्टी कैप म्यूचुअल फंड इस सिंगल म्यूचुअल फंड के अंदर 900 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है मार्च के मंथ में। ओवरऑल मल्टी कैप कैटेगरी 2-3 हजार करोड़ ओवरऑल नेट इनफ्लो था, जिसमें सिर्फ कोटक के मल्टी कैप के अंदर ही 900 प्लस करोड़ का पॉजिटिव इनफ्लो हमें देखने को मिला है। देखिए, कोटक की बात करें, पहले म्यूचुअल मल्टी कैप कैटेगरी की हम बात कर लेते हैं। तो मल्टी कैप कैटेगरी आपके पोर्टफोलियो में तब होना चाहिए जब कोई भी आपका गोल कम से कम भी तो 6-7 साल दूर है, मिनिमम 6-7 ईयर्स दूर है, तभी मल्टी कैप की कैटेगरी होनी चाहिए। दूसरा, 6+ ईयर का गोल है, 10 साल के लिए भी इसको रख सकते हैं, 15 साल के लिए भी रख सकते हैं, अगर प्रॉपर मिड स्मॉल से कम वॉलिटिलिटी चाहिए तो। क्योंकि एक मल्टी कैप के अंदर 50% मिड स्मॉल के अंदर इन्वेस्टमेंट हर टाइम पे रहता है और ऑलमोस्ट 35-40% लार्ज कैप के अंदर रहता है, 25% तो मिनिमम रहता है। तो इसका वॉलिटिलिटी मिड स्मॉल से थोड़ी कम होती है, लेकिन क्योंकि वॉलिटिलिटी है पोर्टफोलियो में, मतलब फंड के पोर्टफोलियो में, इसलिए थोड़ी बहुत ग्रोथ भी होती है क्योंकि 50% मिड स्मॉल में होता है। तो स्ट्रिक्टली मिनिमम 6 इयर्स का टाइम पीरियड हो तभी इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। दूसरा, पिछले 1 साल में हमें, इवन पिछले 3 साल में हमें कोटक का जो मल्टी कैप फंड है वो बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हुए दिखा है। और डेफिनेटली इनकी जो इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी है एज ए एएमसी कोटक की, वो खासकर वैल्यू की तरफ ज्यादा टिल्टेड रहते हैं। और गिरावट का जब माहौल आता है तो वहां पे जो परफॉर्मेंस है इनकी बाकी एएमसी जो मोमेंटम वाली, जो ग्रोथ वाली एएमसी होती है, उनसे बेटर हो जाती है। इसलिए आपको बहुत बढ़िया अभी दिख रहा है और इसीलिए ज्यादा पैसा भी इसके अंदर में आ रहा है। जैसे ही मार्केट के अंदर में ग्रोथ दिखेगी, रैली आएगी, वहां पे ये फंड थोड़ा सा पिछड़ता हुआ दिखेगा, लेकिन उसको लेकर डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको, जैसे मल्टी कैप में भी कम वॉलेटाइल मल्टी कैप भी होते हैं, ज्यादा वॉलेटाइल मल्टी कैप भी होते हैं, अगर कम वॉलेटाइल मल्टी कैप फंड चाहिए तो ये फंड बहुत परफेक्ट चॉइस है। प्लस आने वाले समय में जब मार्केट के अंदर में एक तरफा रैली आएगी, उस टाइम पे अगर ये फंड पिछड़ता हुआ भी दिखेगा तो वहां पे आपको डरना घबराना नहीं होगा, एग्जिट नहीं करना होगा, क्योंकि फिर उसके बाद जो गिरावट वाला साइकिल आएगा फिर उसमें ये फंड अच्छा करता हुआ दिखेगा। एक गलती जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर लगातार कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे थे, वो जाके बैंक से म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं और वहां पे उनको रेगुलर म्यूचुअल फंड चिपका दिया जाता है, जिससे उनको लॉन्ग टर्म में लाखों का नुकसान हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको लेमन ब्रोकिंग ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ, जहां पे आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के अंदर में इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये जो एक्सपेंस रेशियो के नाम पे लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है वो आप बचा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है लेमन ऐप का, वहां से आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग भी करते हैं या ट्रेडिंग भी करते हैं तो वहां पे भी आपको बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे 0 एएमसी चार्जेस है, मतलब सालाना जो आपको ब्रोकर को खर्च देना पड़ता है वो इस ऐप में नहीं लगता है। इसके अलावा अकाउंट ओपन करने का भी 1 रुपया खर्च नहीं लगता है। ट्रेडर्स के लिए यहाँ पे ऑटोमेटेड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज रहती है, प्लस लाइव मार्केट में सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट ट्रेडिंग कॉल्स भी देते हैं। तो डेफिनेटली आपको ऐप चेक करना चाहिए, काफी सारे और बेनिफिट्स यहाँ पे मिलते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट में मैंने लिंक दे दिया है, जरूर से डाउनलोड करो और यूज करो लेमन ऐप। नेक्स्ट फंड हमारे पास आता है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। 1043 करोड़ 1043 करोड़ रुपीस इसके अंदर डाल दिए गए। पूरे लार्ज कैप में जो नेट इनफ्लो है वो 2-2.5-3 हजार करोड़ के आसपास, अंदर में ही 3 हजार के अंदर में ही है, 3 हजार करोड़ के। और सिर्फ इस फंड के अंदर में 1000 करोड़ से भी ज्यादा रुपीस चले गए हैं। देखिए, यहाँ पे एक चीज मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि अभी निप्पॉन का जो लार्ज कैप फंड है वो बहुत तगड़ा परफॉर्म करते हुए हमें दिख रहा है और इस कारण से इसके अंदर इनफ्लो भी जा रहा है। नॉर्मल सी चीज है, सारे जो इन्वेस्टर है चाहे कितना भी समझा लो, लेकिन
माइंड से ये चीज जाने ही नहीं वाली है कि पिछले एक साल में जो फंड अच्छा कर रहा है उसके अंदर नहीं, लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस देख के उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। ये चाहे कितना भी समझा लो, इन्वेस्टर समझने को तैयार नहीं है। तो निपॉन लार्ज कैप के साथ भी वही केस है। तो निपॉन देखो, निपॉन हो या ओवरऑल हम लार्ज कैप की ही बात करते हैं, हमें लार्ज कैप एज ए कैटेगरी की जगह हमें फ्लेक्सी कैप एज ए कैटेगरी को ज्यादा प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि जिस टाइप की आपको एक्सपोजर लार्ज कैप के अंदर मिलता है, ऑलमोस्ट उसी टाइप का लार्ज कैप एक्सपोजर आपको फ्लेक्सी कैप के अंदर भी मिल जाता है। प्लस फ्लेक्सी कैप में बेनिफिट क्या होता है, फ्रीडम फंड मैनेजर के पास होता है, प्लस लार्ज कैप से बेटर रिटर्न्स फ्लेक्सी कैप में मिल जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई फ्लेक्सी कैप, जैसे अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करने वाला फ्लेक्सी कैप कोई चुन के इन्वेस्ट करो, ऐसा नहीं कि उसके अंदर बहुत ज्यादा फंड मैनेजर कोई रिस्क ले लेगा, बहुत मिड स्मॉल में इन्वेस्ट कर देगा। नहीं, फ्लेक्सी कैप के अंदर लार्ज कैप बायसनेस होती है, लेकिन फंड मैनेजर के पास फ्रीडम भी होती है और फंड मैनेजर एक नॉर्मल लार्ज कैप फंड से बेटर परफॉर्मेंस भी निकाल के दे पाता है। कैटेगरी एवरेज की अगर हम बात करें तो एक मान लो मेरा 5 साल का कोई गोल है जिसके लिए मैं लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो उससे बेटर है कि मैं एक अच्छा फ्लेक्सी कैप चुन के इन्वेस्ट कर लूं, एक अच्छा वैल्यू फंड चुन के इन्वेस्ट कर लूं, एक अच्छा फोकस्ड फंड चुन के इन्वेस्ट कर लूं। वो ज्यादा बेटर है एक प्रॉपर लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्ट करने से। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है एचडीएफसी का मिड कैप फंड, जिसके अंदर एक सिंगल इसी फंड के अंदर 1500 करोड़ का ऑलमोस्ट इनफ्लो चला गया है, 1500 करोड़। एंड जो ओवरऑल कैटेगरी है उसके अंदर 6000 करोड़ का नेट इनफ्लो है ऑलमोस्ट। तो डेफिनेटली एचडीएफसी मिड कैप फंड काफी बढ़िया फंड है, कैटेगरी के अंदर रखा जा सकता है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये जो मिड कैप फंड है ये वैल्यू टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग पे ज्यादा प्रेफर करता है। तो जब मार्केट ग्रोथ के फेज में होगा, ग्रोथ के साइकिल में होगा, मार्केट मोमेंटम के साइकिल में होगा, उस टाइम पे ये फंड उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाएगी। अभी मार्केट का परफॉर्मेंस पीछे खराब रहा है पिछले 1.5-2 साल से, इस कारण अभी इसका परफॉर्मेंस हमें अच्छा दिख रहा है। फंड बुरा नहीं है, कहने का मतलब बस इतना है कि जब मार्केट का साइकिल चेंज होगा तो ये फंड थोड़ा सा खराब परफॉर्म करना शुरू करेगी, तो उस टाइम पे भी फंड के साथ आपको बने रहना है। मिड कैप कैटेगरी में सबसे बड़ा फंड है, तो हमेशा ये ध्यान रखना कि आगे चल के अगर इसकी परफॉर्मेंस खराब होती है तो ये नहीं इल्जाम लगाना है इस फंड के ऊपर कि फंड का साइज बड़ा हो गया इसके लिए परफॉर्मेंस खराब हो गया है। समझ में आ रहा है? इस फंड की स्ट्रैटेजी ही ऐसी है कि ये खराब मार्केट में बेटर परफॉर्म करता है और बहुत रैली वाले मार्केट में उतना ज्यादा बेटर परफॉर्म नहीं कर पाता बाकी फंड जो मोमेंटम ग्रोथ वाले फंड्स होते हैं उनके मुकाबले में। तो फंड की स्ट्रेटजी ही वैसी है, और स्ट्रेटजी अगर आपकी स्ट्रेटजी के साथ अलाइन होती है, आपको ये चीज समझ में आती है, तो ही आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। डेफिनेटली ग्रोथ आपको देगा नॉर्मल फंड से ज्यादा, क्योंकि मिड कैप कैटेगरी का फंड है तो ज्यादा देगा। लेकिन मिड कैप कैटेगरी में ही जैसे दूसरे फंड से लाइक मोतीलाल का फंड हो गया है ना, क्वांट का फंड हो गया, ये सब आपको मोमेंटम टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट देते हैं, तो वो ज्यादा वॉलेटाइल है, ज्यादा एग्रेसिव है। ये फंड उतना एग्रेसिव नहीं है, उतना वॉलेटाइल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बंधन स्मॉल कैप फंड। ऑलमोस्ट 1600 करोड़ का इन्फ्लो गया है, 6000 से ऊपर का इन्फ्लो स्मॉल कैप कैटेगरी में भी गया है मार्च के मंथ में, और इसमें 1600 करोड़ का लगभग इन्फ्लो गया है। बंधन स्मॉल कैप की जब हम बात करते हैं तो बंधन स्मॉल कैप एक बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच रखने वाला स्मॉल कैप फंड है। डेफिनेटली थोड़ा सा इसका जो अप्रोच है वो ग्रोथ के साइड पे जाता होता है, मतलब बैलेंस करने की ये कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी बैलेंस्ड प्लस ग्रोथ प्लस डाइवर्सिफिकेशन, मतलब बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो ये लोग मैनेज करते हैं। डेफिनेटली बहुत पीछे बहुत ही एग्रेसिव इनका रिटर्न बन रहा था, अभी पिछले कुछ 6 महीने से इनका परफॉर्मेंस उतना टॉप पे नहीं रहा जितना एक साल पहले था। तो ये हर स्मॉल कैप के साथ ये फेज आता है, इसको लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली अगर 8+ ईयर का गोल है मिड कैप फंड के साथ भी और स्मॉल कैप फंड के साथ भी, ये चीज है, अगर 8+ ईयर का गोल है तो डेफिनेटली इसके अंदर इन्वेस्ट किया जा सकता है बिना डरे बिना घबराए। लेकिन ये नहीं करना है कि मेरा 3 साल का 5 साल का गोल है, उठा के पैसा मिड कैप या स्मॉल कैप में मैं डाल दूं, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ऑलमोस्ट 4000 करोड़ का इन्फ्लो इसके अंदर गया है। टोटल फ्लेक्सी कैप एज ए कैटेगरी के अंदर 10,000 करोड़ के प्लस का इन्फ्लो गया है, लेकिन इसी एक अकेला फंड के अंदर 4000 करोड़ का इन्फ्लो चला गया है। अब यहां पे आपको समझना क्या है, ये एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है और इसके साथ बेनिफिट क्या है कि ये बहुत ही ज्यादा वैल्यू इन्वेस्टिंग पे रियल में फोकस करते हैं। जरूरत पड़ने पे 20-20, 25-25% तक डेट के अंदर भी होल्डिंग रख लेते हैं। 10-12% का हमें फॉरेन एक्सपोजर भी इसके अंदर से मिल जाता है।
तो यदि हमारा गोल है, देखिए दो दो सिनेरियो में इस पोर्टफोलियो को, इस फंड को पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। या तो हमारा 5-6 साल का कोई गोल है तो हम इसको पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, डेफिनेटली रख सकते हैं, कम वॉलेटाइल फंड है। या फिर अगर 10-15 साल का भी गोल है लेकिन हमें जो हमारा पैसा है उस पर वॉलेटिलिटी नॉर्मल फंड्स के मुकाबले में कम चाहिए। क्लियर है? तो ये दो केस सिनारियो अगर है तो इस फंड को पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस फंड की बहुत अच्छी है, इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है, बहुत बड़ा फंड होगा। भाई जो भी फंड अच्छा करेगा वो तो बड़ा हो ही जाएगा। निपॉन की बात करें, एचडीएफसी की बात करें, आईसीआईसी की बात करें या फिर पराग पारिक की बात करें, तो फंड बहुत बढ़िया है। मैंने स्ट्रेटजी भी इनकी बता दी, इनका होल्डिंग भी आपको बता दिया। अगर आपकी स्ट्रेटजी के साथ अलाइन होता है या फिर जो भी कम वॉलेटिलिटी चाहिए तो भी, या फिर एक फ्लेक्सी कैप ऐसा चाहिए जिसमें फॉरेन एक्सपोजर मिल जाए तो भी, या फिर 5-6 साल का गोल है कम वॉलेटिलिटी चाहिए तो भी, तो अगर अलाइन हो रहा है गोल के साथ तो डेफिनेटली ये भी फंड है जो कि पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। तो इन 5 फंड में से एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है जहां पे बहुत ज्यादा पैसा जा रहा है, जो कि मुझे लगता है जाने की जरूरत नहीं है। अब इन्हीं फंड्स के अंदर जैसे निपॉन लार्ज कैप है, वो भी बहुत लार्ज कैप लेके बैठा हुआ है। लॉन्ग टर्म में उसकी परफॉर्मेंस आपको अभी अगर 15% दिख रहा है ना, नहीं मिलेगा 15%, मैं कह रहा हूं। आज से 10 साल बाद देखोगे तो 12% से 13% का रिटर्न लार्ज कैप के अंदर रहेगा, इसी लार्ज कैप फंड के अंदर। गारंटी कोई नहीं है, मैं भी गारंटी नहीं देता, मैं एक्सपेक्टेशन बता रहा हूं, जो परफॉर्मेंस पास्ट की है, जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है। लेकिन वही इसी के जगह इसी लिस्ट में एक पराग पारिक का फंड है जहां पे निपॉन लार्ज कैप से बेटर रिटर्न मिलने की उम्मीद है, आने वाले समय में भी, पास्ट में भी मिला है, और लार्ज कैप होते हुए भी, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा लार्ज कैप इन्वेस्टिंग करते हैं। निपॉन के ही अगर हम फ्लेक्सी कैप की तरफ चले जाएं, मल्टी कैप की तरफ चले जाएं, तो लार्ज कैप होने के बावजूद ज्यादा हमें बेटर रिटर्न मिल सकता है लॉन्ग टर्म में। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और डेफिनेटली बिना सोचे समझे, अभी जब मैं कंसल्टेशन लेता हूं तो मुझे ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे फंड को ऐड कर लेते हैं, बिना कोई गोल माइंड में रखे हुए, बिना कोई रीजन के क्यों फंड ऐड कर रहे हैं। अगर मैं किसी से पूछूं कि आपने ये फंड क्यों ऐड किया है, बस ऐसे ही किसी ने बताया ऐड कर लिया। ये बहुत बड़ी गलती होती है। आपके पोर्टफोलियो में एक एक फंड के पीछे एक रीजन होना चाहिए कि ये फंड मैंने क्यों ऐड किया है। कोई गोल, या फिर कम स्टेबिलिटी के लिए, या फिर ग्रोथ के लिए, वॉलेटिलिटी कम करने के लिए, 3 साल के लिए, कुछ ना कुछ रीजन जरूर होना चाहिए हर फंड के पीछे। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।